हेलो चलो, क्या हाल चाल, क्या हाल है? बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है। वन शॉट बहुत अच्छा गया था, बहुत सारे लोग बहुत मन लगाकर बहुत मेहनत के साथ बलवान सीरीज को फॉलो कर रहे हैं और उसी में और कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम लेकर आए हैं 20 मिनट शॉट। ठीक है, कौन से चैप्टर का सर? जिस चैप्टर का वन शॉट कवर किया था, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का पूरा पूरा फॉर्मूला, पूरी मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का एक एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको 20 मिनट के अंदर आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो कृपया अपनी स्क्रीन का नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए, 20 मिनट तक अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, सारा का सारा कंटेंट आपसे रिवाइज करा दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को सबसे बेसिक फॉर्मूले से, जिसका नाम है बायोट-सैविट्स लॉ। हम जानते हैं बायोट-सैविट्स लॉ क्या होता है सर? dB इक्वल्स टू KIDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई k की वैल्यू हो जाती है हमारी, और थीटा जो है वो हमारा एंगल हो जाता है I और DL के बीच का। मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट टेस्ला हो जाती है, CGS यूनिट गॉस हो जाती है, और 1 टेस्ला 10 टू द पावर 4 गॉस के बराबर हो जाता है। और भाई ऑब्वियस सी बात है कि जब हम वेक्टर वेक्टर लगाकर पढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी भी कैसी होगी सर? क्वांटिटी भी वेक्टर होगी। बहुत बढ़िया, ग्रेट सर। एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैविट्स लॉ की बात करें तो भाई सबसे पहली एप्लीकेशन बायोट-सैविट्स लॉ की आती है फाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। और फाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम जानते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ए जो है वो वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, थीटा 1 वो एंगल है जहां करंट खत्म हो रही है, और थीटा 2 वो एंगल है जहां से करंट शुरू हो रही है। ठीक है, सिंपल भाई, बहुत बढ़िया। चलिए, इसी की दूसरी एप्लीकेशन है इन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। अगर एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, इसकी एक्सिस में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 होता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसी की अगली एप्लीकेशन है हमारे पास कि अगर हमारा पॉइंट सेंटर पर आ जाए, मतलब अब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, तो आप क्या करेंगे सर? तो सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 2r, या इसको याद किया जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जिसको k लिखते हैं KI बाई r इंटू 2 पाई, वेयर 2 पाई इज द एंगल मेड बाई द आर्क। कैसी आर्क है ये? कंप्लीट सर्कल है, तो सर्कल में एंगल 2 पाई बनता है, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया सर। अच्छा सर, अगर ये कोई रैंडम आर्क होता जिसमें एंगल थीटा होता, तो क्या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई r इंटू थीटा लिख दिया जाता? यस सर, डेफिनेटली। ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इंटू थीटा। बस याद रखिएगा कि थीटा किस में होना चाहिए बेटा? तो थीटा जो है वो रेडियंस में होना चाहिए। ठीक है, ये था हमारे पास पूरा बायोट-सैविट्स लॉ। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एप्लीकेशन आ जाता है एम्पियर सर्कुटल लॉ। एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या कहता है? ये कहता है द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ क्लोज्ड लूप इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स टू द करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। ठीक है, तो सर लूप के ऊपर अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा? अंदर वाले का होगा, बाहर वाले करंट का होगा, या दोनों करंट का होगा? तो आंसर है भाई डीएल पर अगर आपको बी मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाले और बाहर वाले दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से होगा। ठीक है, चलो बच्चा, बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अगर आपके पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए हो जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत आसान बात। आइए इसी का दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। दूसरा एप्लीकेशन क्या है? दूसरा एप्लीकेशन है हॉलो सिलिंड्रिकल इनफाइनाइट लॉन्ग पाइप। अगर एक कोई करंट कैरिंग हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप है और इससे आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखेंगे सर? तो हमें पता है कि अगर हम बाहर है तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r हो जाएगा। ये डिस्टेंस आपके पास r है। जब आप सरफेस पर पहुंच जाओगे तो आपका स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, और अब आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। और जैसे ही आप अंदर आ जाओगे, कोई करंट अंदर इनक्लोज नहीं हो रही है एम्पियर्स लूप के अंदर, तो भाई साहब अंदर मैग्नेटिक फील्ड आपके पास शून्य हो जाएगी, और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस r का ग्राफ। ठीक है, चलिए सर कहानी को आगे बढ़ाते हैं, एप्लीकेशन नंबर 3 पर चलते हैं। एप्लीकेशन नंबर 3 है सॉलिड सिलिंड्रिकल इनफाइनाइट लॉन्ग पाइप। क्या भाई? सॉलिड सिलिंड्रिकल इनफाइनाइट लॉन्ग पाइप आउटसाइड। अगर ये सॉलिड सिलिंड्रिकल इनफाइनाइट लॉन्ग पाइप है, आपको आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सॉलिड सिलिंड्रिकल कहने का मतलब है कि अब करंट जो है वो थ्रू आउट पाइप डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अगर आपका पॉइंट P बाहर है तो आउटसाइड फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r हो जाएगा। सरफेस पर आएंगे तो स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सरफेस हो जाएगा आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। लेकिन जैसे ही आप अंदर आ जाते हैं तो अब अंदर जो ये करंट है इनक्लोज कर रहा है एम्पियर्स लूप, इसकी वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा।
तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कितना हो जाता है सर? तो फॉर्मूला हो जाता है म्यू नॉट आई इंटू आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। यहां पर ये जो आर है ये कैपिटल आर से छोटा है सर। इसी फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई कर दिया जाता है, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर को करंट डेंसिटी लिख दिया जाता है और यही आपके पास 1/2 म्यू नॉट जे इंटू आर बन जाता है। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ठीक है, चले सर आगे बढ़े। आइए एप्लीकेशन नंबर 4 पर चलते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ की चौथी एप्लीकेशन जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड की बात करी जाए तो लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब है कि रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन जो सोलेनॉइड का है वो बहुत छोटा होना चाहिए, किससे? लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड से। और इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इनसाइड द सोलेनॉइड म्यू नॉट आई इंटू एन हो जाता है और एन को लिख लिया जाता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एन को लिख दिया जाता है बच्चा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एप्लीकेशन नंबर 5 की बात करें तो 5 एप्लीकेशन है हमारी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। टोरॉइड की वजह से अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखना है सेंटर पर तो फॉर्मूला वही रहता है म्यू नॉट आई इंटू एन, बस यहां एन की वैल्यू एन अपॉन 2 पाई आर हो जाती है और यहां पर जो स्मॉल एन है इसकी वैल्यू आपके पास कैपिटल एन इंटू कैपिटल एन बाई एल हो जाती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई लेंथ हो जाता है। यहां पर जब स्मॉल एन लिखते हैं तो भैया ये एन अपॉन 2 पाई आर हो जाता है। 2 पाई आर इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि सोलेनॉइड में इनर रेडियस दिया हुआ होगा और आउटर रेडियस दिया हुआ होगा और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिए होंगे, तब आपको जब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालना होगा तो रेडियस का बहुत ध्यान देना होगा। वहां पर रेडियस आपका a प्लस बी बाई 2 के बराबर हो जाता है। ठीक है, चलिए सर कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसके बाद हमारे पास अगला हिस्सा है लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स के बारे में हम क्या जानते हैं सर? लॉरेंज फोर्स के बारे में जानते हैं कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखकर v रफ्तार दे दी जाए तो वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गोल घूमने लग जाता है और उसके ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है दैट इज F इक्वल्स टू Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और यहां से हमको पता चलता है कि जो हमारा फोर्स है वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होगा सर, और फिर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ा दिया जाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई काम नहीं करती है। तो मतलब सर ये जो फोर्स है इसका क्या काम है सर? इस फोर्स का काम है बस केवल इस चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज करना और ये जो फोर्स है ये इसका नेचर जो है वो सेंट्रीपिटल होता है। ठीक है, चलिए भाई इसी में पहली कंडीशन है कि अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाए तो जो रेडियस होता है वो mv बाई क्यूबी हो जाता है। मास इंटू वेलोसिटी को लीनियर मोमेंटम लिख लिया जाता है और ये p बाई क्यूबी हो जाता है, या अंडर रूट ऑफ 2m इंटू k बाई क्यूबी लिख दिया जाता है। k जो है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी है। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई 2m फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलें आगे बढ़े सर। आइए अगले हिस्से पर टाइम पीरियड। अगर ये पूरा एक गोल चक्कर लगा रहा है तो इसमें कितना टाइम लगेगा सर? तो टाइम लगेगा 2 पाई m बाई क्यूबी एंड दैट विल बी द इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ये आपके पास टाइम पीरियड आ गया। फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो फ्रीक्वेंसी आपके पास QB अपॉन 2 पाई m हो जाता है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना हो ओमेगा दैट इज इक्वल टू QB बाई m। ठीक है, चलिए कंडीशन 2 पर आ जाते हैं। व्हेन द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर इज थीटा। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो इस v का एक कंपोनेंट इधर आएगा v cos थीटा, एक परपेंडिकुलर जाएगा v sin थीटा। v sin थीटा चार्ज पार्टिकल को गोल गोल घुमाएगा और v cos थीटा इसको आगे की तरफ ले जाएगा और दो कंसेक्यूटिव थ्रेड्स के बीच के गैप को अपन पिच बोलते हैं। और यहां पर जो रेडियस होता है हमारा वो mv sin थीटा बाई क्यूबी हो जाता है। टाइम पीरियड पर अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करती है, ये 2 पाई m बाई क्यूबी ही रहेगा। फ्रीक्वेंसी QB अपॉन 2 पाई m ही रहेगा, ओमेगा की वैल्यू QB बाई m ही रहेगी। बस एक नया टर्म निकल के आ जाएगा जिसका नाम है पिच, और पिच इक्वल्स टू हो जाएगा v cos थीटा इंटू t, और t की वैल्यू है आपके पास 2 पाई m बाई क्यूबी। तो ये पिच हो गया 2 पाई m बाई क्यूबी इंटू v cos थीटा। ये था हमारे पास पूरा कंप्लीट लॉरेंज फोर्स। ठीक है, चलिए सर इसी लॉरेंज फोर्स की एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहली एप्लीकेशन हो जाती है साइक्लोट्रॉन। मतलब किसी चार्ज पार्टिकल को यहां रख दिया जाए और इसको v रफ्तार दे दी जाए आगे, तो सर ये v रफ्तार देने का काम ये ऑल्टरनेटर करता है। यहां पर पॉजिटिव जनरेट करेगा, यहां पर नेगेटिव जनरेट करेगा। अरे क्लियर है, तुरंत इसके अंदर यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाती है। बस इतने हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होती है और चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेशन देती है। फिर v रफ्तार से चार्ज पार्टिकल इस चैम्बर में एंटर करता है, एंटर करते ही इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो जाती है और मैग्नेटिक फील्ड रह जाती है।
जो चार्ज पार्टिकल को गोल घुमा देती है, और फिर जब यहां बाहर आता है तुरंत पोलैरिटी पलट जाती है, ये पॉजिटिव हो जाता है और ये नेगेटिव हो जाता है। इसी वजह से ये क्या है, ऑल्टरनेटर है। अरे ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये पोलैरिटी चेंज कर रहा है। ठीक है, अच्छा हमको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो रफ्तार पे डिपेंड नहीं करता है, तो भाई साहब जिस रेट से जितना समय इसको यहां से यहां जाने में लगेगा उतनी ही समय का या जितनी फ्रीक्वेंसी इसकी होगी उसी फ्रीक्वेंसी का एक ऑल्टरनेटर लगा दिया जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, और ये चार्ज पार्टिकल गोल 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 इसी साइक्लोट्रॉन के अंदर घूमता रहेगा, रफ्तार बढ़ती रहेगी। एक समय ऐसा आ जाएगा कि जब इस चार्ज पार्टिकल की रफ्तार डिजायर्ड रफ्तार के बराबर हो जाएगी तो इसको बाहर निकाल दिया जाएगा, और जहां भी हमको इस चार्ज पार्टिकल को बम्बार्ड कराना होगा वहां पर हम इस चार्ज पार्टिकल को गिरा लेंगे। ठीक है सर, चलिए बहुत बढ़िया, सब कुछ वही साइक्लोट्रॉन के फॉर्मूले हैं। कितनी काइनेटिक एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, अगर इसकी रफ्तार v है तो सर वो qvbr/2 के बराबर हो जाता है। अच्छा, एक साइक्लोट्रॉन के साथ दिक्कत है, वो दिक्कत ये है कि साइक्लोट्रॉन में आप नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट नहीं करा सकते, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स का मास प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो इससे क्या होगा भाई, रेस्ट मास अगर इलेक्ट्रॉन का बहुत कम है तो वो बहुत जल्दी लाइट की कंपैरिजन में आ जाएगा, लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में आ जाएगा, और आते ही उसका मास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। कौन सी इक्वेशन से, m = m0/√1 - v²/c² की इक्वेशन से। ठीक है, चलिए सर, इसी पर बेस्ड एक दूसरा एप्लीकेशन है जिसका नाम है वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होता है, ये एक ऐसा सेटअप होता है जिससे डिजायर्ड स्पीड का ही चार्ज पार्टिकल बाहर निकल सकता है और कोई चार्ज पार्टिकल बाहर नहीं निकल सकता है। जैसे यहां पर हमने एक सेटअप ले लिया जहां से खूब सारे चार्ज पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं, अलग अलग रफ्तार के बाहर निकल रहे हैं। हमको कुछ मान लो 10⁵ मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल्स ही चाहिए थे, तो हमने E और B का ऐसा रेशियो सेट किया कि भाई साहब हमारे पास V जो आया वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड ही आया। तो अब क्या होगा कि जब यहां से चार्ज पार्टिकल निकलेगा तो जिस चार्ज पार्टिकल की रफ्तार 10⁵ मीटर पर सेकेंड होगी वही बस सीधा यहां से बाहर आएगा, उसी के ऊपर QVB जो है वो Q और QE जो है दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, और इसी सिचुएशन में क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल यहां से सीधा बिना डिविएट हुए बाहर निकल जाएगा, और इसी तरह की डिवाइस को हम कहते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। दिस इज जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ लॉरेंज फोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, कहानी को और आगे लेकर चलते हैं। नेक्स्ट वन, अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट इज F = IBL sin थीटा, और यहां पर जो मेरा थीटा एंगल होता है वो डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। अगर वेक्टर फॉर्म इसका देखा जाए तो इसको ऐसे लिखा जाता है F वेक्टर इक्वल्स टू I इंटू L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। बट याद रखिएगा कि L वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो करंट की ही डायरेक्शन में होता है। इसी का एक एप्लीकेशन होता है, दैट इज फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल वायर्स। अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और इनके बीच में फोर्स निकालना है, L लेंथ पे फोर्स निकालना है, तो फॉर्मूला आपके पास हो जाता है μ0 I1 I2 अपॉन 2πd इंटू L। लेकिन हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो पर यूनिट लेंथ की कैलकुलेशन करते हैं, तो F/L जो होगा ये μ0 I1 I2 by 2πd हो जाएगा। इसको स्मॉल f से प्रेजेंट कर दिया जाता है, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, और SI यूनिट की बात करी जाए तो ये न्यूटन पर मीटर होता है। अगर दो वायर से दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल्शन ऑफर करते हैं। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद अगले हिस्से पर चलते हैं। जो हमारा अगला हिस्सा है दैट इज नेम्ड एज मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है सर? तो मैग्नेटिक मूवमेंट आपका होता है M = I इंटू A फॉर n टर्न्स। अगर इसी सर्कुलर कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो ये जो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट है ये बराबर हो जाता है किसके? ये बराबर हो जाता है बेटा जी NIA वेक्टर के। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो इसका SI यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाता है भाई, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो इसका डायरेक्शन डिसाइड होता है करंट की डायरेक्शन से। जैसे यहां पर करंट कैसे घूम रही है, यहां पर करंट घूम रही है बेटा जी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन जैसे करंट घूम रही है वैसे मुट्ठी बंद कर लो तो थंब जो होगा वो देगा तुमको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। तो हमको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट क्या मिला? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट हमको इनवर्ड मिला। अगर यही करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होती तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट किधर आ जाता बेटा? आउटवर्ड आ जाता। ठीक है यही है मैग्नेटिक मूवमेंट के डायरेक्शन की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन।
अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्या भाई, अगला हिस्सा है हमारा रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। जब मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का हमने रेशियो कैलकुलेट करा तो हमको जो रेशियो मिला वो किसके बराबर मिला, वो रेशियो हमको Q/2m के बराबर मिला। और हमने देखा कि बस ये तो दो बात पे डिपेंड कर रहा है, एक चार्ज का और दूसरा उस चार्ज के मास पर, और किसी चीज पर तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा। अरे ठीक है, तो इसका यूज हम लोग बहुत सारी शॉर्टकट कैलकुलेशंस के लिए करते हैं, अगर ये रिजल्ट आपको पता रहे तो। और मैंने अपने 8 घंटे वाले सेशन में ये सारे के सारे क्वेश्चंस इस पर बेस्ड कराए हुए हैं। ठीक है, चलें भाई साहब आगे बढ़ा जाए। आइए कहानी को और आगे लेकर चलते हैं। अगला हिस्सा है हमारे पास टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर लूप। क्या है भाई, टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर लूप। व्हेनेवर अ रेक्टेंगुलर लूप, रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो ये क्या करता है, ये गोल घूमने लग जाता है, ये अपने ऊपर एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, और उस टॉर्क की वैल्यू बराबर होती है NIA इंटू बी साइन थीटा के। कैसे वो टॉर्क आता है सर, यहां पे देखो करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स किधर लगेगा सर, यहां पर फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। अगर नाम दे दिया जाए ABCD, ठीक है, तो भाई साहब इस पर जो फोर्स लगेगा दैट इज FAB, वो कुछ ऐसा होगा। अच्छा, यहां पर देखो ये तुम्हारे पास एरिया वेक्टर है, ये एंगल तुम्हारे पास थीटा है, करंट इसमें इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स किधर आया, इसके ऊपर फोर्स आया इधर नीचे की तरफ, दैट इज FBC। क्लियर है। अच्छा, सेम एज यहां करंट इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स अंदर की तरफ आया एंड दैट इज FCD। ठीक है, और इधर देखो इसमें करंट इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स कहां आया, ऊपर की तरफ आया, दैट इज FAD। और हमको क्लियर है कि जो हमारा FAD होगा और FBC होगा ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे और एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होते ही भाई ये कोई टॉर्क जनरेट नहीं करेंगे क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन भी इनका सेम है। बट FAB का लाइन ऑफ एक्शन अलग है, FCD का लाइन ऑफ एक्शन अलग है। भले ही ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं बट एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लग रहे हैं और इसकी वजह से ये टॉर्क एसोसिएट करेंगे, और टॉर्क का फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और उससे हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आता है वो होता है NIA इंटू बी साइन थीटा। और NIA को अभी हम पढ़ के आए हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, तो टॉर्क इक्वल्स टू लिखा जाता है MB साइन थीटा। अच्छा भाई, थीटा इज द एंगल बिटवीन M एंड B, तो भाई साहब यहां पे लिख दिया जाएगा टॉर्क, देखो यहां पे लिख दिया जाएगा टॉर्क इक्वल्स टू M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल शून्य है तो जो आपका लूप होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, और अगर 180 डिग्री है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अब अगर ये गोल घूम रहा है तो ये कुछ एनर्जी स्टोर कर रहा होगा, तो सवाल पैदा होता है सर ये कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा होगा। तो एनर्जी स्टोर्ड इन रोटेटिंग अ रेक्टेंगुलर लूप इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज डेल्टा U इक्वल्स टू MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अच्छा सर, अगर वो थीटा 1 पे है, किसी एंगल थीटा पे है, तो वहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो सर दैट विल बी डिफाइंड एज माइनस ऑफ MB cos थीटा, माइनस ऑफ MB cos थीटा, U इक्वल्स टू माइनस ऑफ MB cos थीटा। ठीक है, चले भाई, उसके बाद बात करते हैं इसी रेक्टेंगुलर लूप की एक एप्लीकेशन जिसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सेंटर रखा, सेंटर से एक हॉर्स शू मैग्नेट नॉर्थ पोल इधर रखा, एक से इसी सेंटर से एक साउथ पोल का मैग्नेट इधर रखा, और बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर रख दिया, और उसके ऊपर हमने कॉइलिंग कर दी जो इसके सेंटर से पास कर रही है, मतलब रेडियस के अलोंग कॉइलिंग कर दी। तो क्या होगा, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड इसी रेडियस से पास करेंगी, और यहां पर जो हमारा एंगल बनेगा किसके किसके बीच का, मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच का और करंट के बीच का, वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, सारी की सारी रेडियस से पास कर रही है, तो देखो जो यहां से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो भी रेडियस के अलोंग पास करेगी। अब जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो तो हमेशा कितना एंगल बनाएगी, वो तो हमेशा इस मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और अगर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तो हमारे पास जो टॉर्क होगा वो कितना हो जाएगा, NIA इंटू बी साइन 90 की वैल्यू आपके पास 1 हो जाती है। और वो यहां पर जो स्प्रिंग लगा है जिसका टॉर्सनल कांस्टेंट K है, तो इस स्प्रिंग के अंदर इसका टॉर्क स्टोर होगा, दैट इज K इंटू थीटा। जितना टॉर्क आएगा उतना इसके अंदर स्टोर होगा, और ये जो रीडिंग है ये पॉइंटर यहां पर शो कर देगा कि इसके अंदर से कितनी करंट पास कर रही है, दैट इज मेजर्ड एज I इक्वल्स टू K थीटा अपॉन NBA। तो हमें दिख रहा है कि हमारी करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा के है, तो हमें स्केल एक लीनियर स्केल दिख जाएगी। ठीक है, चले भाई, अब उसके बाद बात करते हैं इसी की करंट सेंसिटिविटी की। सिंस इट इज अ मैग्नेटिक डिवाइस तो इट इज हाईली सेंसिटिव, ये बहुत छोटे अमाउंट के करंट और वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज करी जाती है।
तो जो करंट सेंसिटिविटी होगा वो थीटा बाई आई दैट इज NBA बाई के बराबर हो जाएगा। वोल्टेज सेंसिटिविटी VS दैट इज इक्वल टू थीटा बाई V हो जाता है, V इक्वल्स टू IR हो जाता है। तो यहां पे आपके पास NBA बाई के इंटू आर हो जाएगा दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। उसके बाद आपके पास अगला हिस्सा आ जाता है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर को एज एन एम मीटर भी यूज कर लिया जाता है और गैल्वेनोमीटर को एज अ वोल्ट मीटर भी यूज कर लिया जाता है। जब गैल्वेनोमीटर एज एन एम मीटर यूज होता है तो हम क्या करते हैं, एक शंट रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा देते हैं जिसका रेजिस्टेंस बहुत छोटा होता है ताकि सारी की सारी करंट इसी से पास कर जाए, गैल्वेनोमीटर में बहुत कम करंट जाए। क्योंकि गैल्वेनोमीटर में अगर ज्यादा करंट जाएगी तो गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा। ये बहुत छोटे अमाउंट के करंट मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो भैया कितना शंट लगाना पड़ेगा, तो S इक्वल्स टू IG इंटू जी अपॉन आई माइनस IG, ये फॉर्मूला आपके पास हो जाता है। कोई खास बात नहीं है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो IG इंटू जी अपॉन आई माइनस IG इंटू जी इक्वल्स टू आई माइनस IG इंटू S लिख दिया गया। ठीक है, चले सर आगे बढ़े। उसके बाद अगला हिस्सा आ जाता है इसका बी पार्ट दैट इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। जब हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम एक हाई रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में लगा देते हैं ताकि मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो जाए, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कम से कम वोल्टेज ड्रॉप हो। तो सर कितना रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो सर ये R इक्वल्स टू V अपॉन VG माइनस 1 इंटू जी इसका एक्सप्रेशन हो जाता है। सिंपल वोल्टेज डिवीजन रूल से ये आ जाता है। यहां तक था आपका पूरा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का बेसिक समरी। ठीक है, खुशी खुशी इस चैप्टर को अलविदा कहिए। जो इसमें फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे अगले वन शॉट में और अगले 20 मिनट वीडियो शॉट में। ठीक है, धन्यवाद।